हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी स्टार्ट किए हैं और साथ में मैथ भी लेकर चल रहे हैं और मैथ का भी वीडियो डाल रहे हैं और हिंदी का भी। और हिंदी में चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला था श्रम विभाग में जाति पल था, दूसरा था 20 के 10 और तीसरा था भारत स्वयं क्या सीखे। और अब चौथा देखते हैं जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आप जानते हैं कि हम एक ही वीडियो में सभी प्रश्न उत्तर खत्म कर देते हैं और इस वीडियो में भी हम वैसा ही करेंगे, नहीं सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। और हम सभी वीडियो का PDF भी दे रहे हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में, कोई रुपया पैसा नहीं। और यदि आपने इससे पहले बार सभी चैप्टर को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं इसमें। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास 10 हिंदी चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसमें सभी प्रश्न का उत्तर देखेंगे और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। इसमें शायद 14 या 15 प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक क्या कैसे उपस्थित हुआ। यानी जो प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामने कैसे आया। इसका आंसर लिखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी छोटी लड़की ने ही एक दिन अचानक लेखक से पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं पापा जी। मतलब उनके ही बेटे थे, वही एक दिन अचानक पूछ दी कि पापा आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक, इसका आंसर सिंपल होगा, आप याद कर लीजिएगा। दूसरा देखते हैं कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। यानी हमारा नाखून बढ़ रहा है, इससे प्रकृति हमें क्या याद दिलाती है, प्रकृति हमें क्या याद दिलाने का प्रयास करती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इनका आंसर देखेंगे कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था। यह याद रखें, प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह अपने जीवन की रक्षा नाखून ही द्वारा करता था। अभी तो अस्त्र शस्त्र बन गए थे अनेक तरह के, लेकिन पहले वह नाखून से ही रक्षा करता था। ठीक, उन दिनों अपने प्रतिद्वंदियों को पिछाने के नाखून की आवश्यक अंग थे। जैसे अभी तो प्रतिद्वंदी मतलब कंपटीशन, जैसे कि हमारे कंपटीशन में कोई रहता है, वैसे ही पहले जो आदमी थे, आदमी अपने जो कंपटीटर थे उनसे मतलब उनके सामने बात है उनको उनके पीछे छोड़ने के लिए नाखून का ही प्रयोग करते थे। प्रकृति यह भी याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तो तुम्हारे अंदर जो एक अस्त्र है, नाखून अस्त्र है, उससे तुम अभी भी वंचित नहीं, उससे भी तुम भूल नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। पशु के समान अब भी तुम में विद्यमान, यानी पशु की समानता अब भी तुम में विद्यमान है। इसका आंसर यहीं तक हो जाता है कि बढ़ते नाखून प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। इसका आंसर बढ़ते नाखून प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है। प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह अपने जीवन का रक्षा नाखून द्वारा करता था। उन दिनों अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून ही आवश्यक अंग थे। प्रकृति यह भी याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अभी वंचित नहीं हो, वह तुम्हारे नाखून को नहीं भुलाया जा सकता। पशु के समान अभी तुम्हें विद्यमान है। ठीक, तीसरा प्रश्न देखते हैं और इसका PDF आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तीसरा प्रश्न है लेखक नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत मानते हैं। मतलब लेखक नाखून को अस्त्र के रूप में देखते हैं और वो कहाँ तक संगत है। सही है, यहाँ आंसर में लिखेंगे कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली था, उसे नाखून की जरूरत थी। वन मनुष्य के समान मनुष्य के लिए भी नाखून ही अस्त्र था। मतलब जैसे अभी वन मनुष्य का जो अस्त्र है वो नाखून है, उसी तरह पहले मनुष्य का भी अस्त्र जो था वो नाखून ही था। आज के बदलते परिवेश में मनुष्य पशु के समान जीवन यापन नहीं करके आगे बढ़ रहा। आज परिवेश बदल रहा है, आज सबसे पूरा वातावरण चेंज हो रहा है और इससे जो मनुष्य है यह भी अपने जो पुराने वाले अस्त्र नाखून को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। इसी समय अनुसार अपने अस्त्र में भी परिवर्तन कर रहा है कौन, आदमी। अतः नाखून को प्राचीन समय के लिए अस्त्र कहा जा सकता है, उपयुक्त और तर्कसंगत। अतः हम कह सकते हैं कि नाखून जो था प्राचीन समय के लिए अस्त्र था, लेकिन आज यह मानवीय अस्त्र के रूप में प्रयुक्त नहीं है, लेकिन आज यह प्रयुक्त नहीं किया जाता है अस्त्र के रूप में। ठीक, इसको लोग आज अस्त्र के रूप में कहीं भी प्रयोग नहीं करते। और इसका आंसर यहीं तक हो जाता है कि कहाँ तक संगत था, यहीं तक संगत था कि प्राचीन समय में इसका अस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न है मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। लिख लीजिए अभी भैया, यह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे
इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे कि मनुष्य निरंतर आगे बढ़ने के प्रयास करता है। मनुष्य जो होता है हर समय निरंतर आगे बढ़ने के प्रयास में करता है। हम भी आगे बढ़ने की कोशिश में रहते हैं, आप भी आगे बढ़ने की कोशिश में रहते हैं। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। प्रारंभिक यानी शुरुआती काल में मानव एवं पशु एक ही जैसे थे। नाखून में नयापन लाने के मतलब नाखून को नयापन, कोई भी चीज़ में नयापन लाने के लिए, उसे नया दिखाने के लिए, इसे संभालने के लिए एवं पशु से अलग दिखने के लिए, ये सबसे मेन कारण है। पशु से अलग दिखने के लिए नाखून को काट देता है कौन? मनुष्य। वह कहता है कि हम पशु से अलग हैं, हम पशु से भिन्न हैं, और वह नाखून को अच्छा दिखाना भी चाहता है, नाखून को संभालना भी चाहता है। अब वह प्राचीन मानव पशु को भूल जाना चाहता है। अब यह मानव जो यह पशु को भूल जाना चाहता है कि हम भी एक प्राचीन समय में कौन थे? पशु थे। नाखून को सुंदर देखना चाहता है, या जो मनुष्य है नाखून को ऐसा देखना चाहता है, सुंदर देखना चाहता है। और यही इसका आंसर हो जाएगा कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। इसका आंसर हम देख लिए। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है, इसका यही मेन रीजन है कि नाखून में नयापन लाने के लिए, इसे संभालने के लिए एवं पशु से अलग दिखने के लिए नाखून को काट देता है, और वह अपने प्राचीन पशुवत को भूल जाना चाहता है। अब 5वां प्रश्न है कि सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य में कैसे शुरू किया। ताकि सुकुमार विनोद के लिए नाखून को उपयोग में मनुष्य कैसे लाना शुरू, यानी कब शुरू किया, लेखक के संबंध में क्या बताते हैं। इसका आंसर में लिखेंगे, इसका आंसर में लिखेंगे लेखक ने कहा है कि पशुवत मानव भी धीरे धीरे विकास हुआ है। लेखक कहते हैं कि जो पहले मानव पशु था उसका भी अब धीरे धीरे विकास हो रहा है, सब बना, यानी अच्छा बना। तब पशुता के पहचान को कायम रखने वाले नाखून को काटने की प्रवृत्ति बन, जब वह सब बना तब उसमें नाखून को काटने की प्रवृत्ति पनपी, यानी वह अब नाखून को काट देना चाहता है, वह पशुता को भूल जाना चाहता है। भारतवासियों में नाखून को संभालने की कला आज से 2000 वर्ष पहले, यानी मानव में जो नाखून को संभालने की कला, यानी नाखून को अच्छा करने की जो कला थी वह 2000 वर्ष पहले ही विकसित हो गई। त्रिकोण, वर्तुलाकार, आकार, चंद्राकार आदि आकृतियों में नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के मनोविद का साधन था। यानी ये सब जो आकृति है, बहुत सारी आकृति में लोग काटे हैं, ये सभी जो है ये सभी पहले ही आ गए थे। लेकिन लेखक ने बताया कि यह भूलने की बात नहीं है कि ऐसा समस्त में विल्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष में मनुष्योचित किया है। और इसका आंसर हो गया। आप इसका पीडीएफ लेकर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसका पीडीएफ लेकर अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसमें सिर्फ आसान भाषा का प्रयोग, आप अगर इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए अब 6वें प्रश्न की बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न कहता है कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना, मतलब नख मतलब नाखून को बढ़ाना और उसे काट देना मनुष्य की सहजात विल्तियाँ हैं। इनका क्या अभिप्राय है? नाखून को बढ़ाना और इन्हें काट देना मनुष्य की सहजात विल्तियाँ, या कैसे है इसका हमें बताना है। मानव शरीर में बहुत से अनायास जन वृत्तियाँ अंतर्निहित, यानी मनुष्य में बहुत सारे अनायास मतलब जिनका कोई काम नहीं, वो सभी अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान सहज विल्तियाँ अंजन स्मृतियों को कहते हैं। अंजन स्मृतियाँ किसे कहते हैं? सहजात विल्तियों को। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है, ठीक, कि अंजन स्मृतियाँ किसे कहते हैं? सहजात विल्तियों को। ठीक, कहता है दीर्घकालीन अवस्था यानी बहुत समय तक रहने वाले जो आदमी के अंदर सहजात विल्ति है, यानी उसी को कहते हैं अंजन स्मृतियाँ। वो हमें पता नहीं, लेकिन वो हमारे अंदर है कौम का। नख बढ़ाने की प्रवृत्ति पशुवत का प्रमाण है। अगर हम नाखून बढ़ा रहे हैं तो वो पशुता का प्रमाण है, आप पशु है। ये हम नहीं कहते, ये लेखक कहते हैं कि यदि आप नाखून बढ़ाएं तो वो पशुता का प्रमाण है। उन्हें काटने की प्रवृत्ति मनुष्यता की है। अगर आप उन्हें काट रहे हैं तो आप मनुष्य हैं। मनुष्य पशु बनकर आगे नहीं बढ़ता है। मनुष्य जो है वह पशु बनकर आगे नहीं बढ़ता है, यानी वह नाखून बढ़ाकर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को काट देता है। यही कारण से मनुष्य जो होता है वो नाखून को काट देता है। वो क्योंकि पशु बनकर आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए वह मानव बनने के लिए नाखून को काट देता है और वह आगे बढ़ता है। तो अब 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। लेखक महोदय क्यों पूछते हैं, लेखक होते हैं वो क्यों पूछते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है या पशुता की ओर। इसका आंसर देखेंगे कि लेखक के हृदय में अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है। लेखक के हृदय में अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। लेखक के मन में भी मतलब हृदय में उभर रही है, ये भावना पूछने की उभर रही है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है या पशुता की ओर। वह इस प्रश्न को हल नहीं कर पाता है। इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन देखिए वैसे प्रश्न जिस पर हम विचार कर सकते हैं वही होता है विचारात्मक प्रश्न। इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। अगर इस पर हम अध्ययन करें तो पता चलता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है। क्यों?
क्योंकि मनुष्य जो होता है नए नए विनाशक अस्त्र शस्त्रों की प्रवृत्ति में श्रेष्ठ हुआ। जैसे आप देख लें परमाणु बम का आविष्कार कर रहा है, जिससे बहुत सारे आदमी का नुकसान होता है और बहुत सारे संसाधन भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ इसका आंसर लास्ट में इसका आंसर में लिखा गया मनुष्य के नए नए विनाशक अस्त्र शस्त्र की प्रवृत्ति बढ़ाने से सृष्टा नाश होता है। अगर मनुष्य नए नए अस्त्र शस्त्र की प्रवृत्ति बढ़ा ले तो वह नाश कर रहा है अपने आप को। ठीक, इसका आंसर होगा कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है। सीधा इसका आंसर हो जाएगा। अब 58वां प्रश्न देखते हैं। 58वां प्रश्न क्या है? 58वां प्रश्न कहता है देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों के अर्थ मीमांसा लेखक करते हैं और लेखक के क्या निष्कर्ष है कि देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त, देश में जो देश की आज़ादी के लिए लेखक एक शब्द प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? मीमांसा। लेखक और इसका लेखक निष्कर्ष क्या निकालते हैं? इसका आंसर लिखेंगे लेखक की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्द। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसमें छोटा लग रहा है। इसको बड़ा करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ मीमांसा करते हैं। इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ क्या है? मीमांसा है। इंडिपेंडेंस का अर्थ किसी के अधीन का भाव, मतलब किसी के अधीन नहीं रहना, स्वतंत्र रहना। पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना। एक यहाँ पर अधीनता का अर्थ होगा अपने ही अधीन नहीं, यहाँ पर इंडिपेंडेंस का अर्थ होगा अधीनता का अभाव, यानी किसी के अंदर नहीं रहना। और स्वाधीनता का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, यानी अपने ही अंदर रहना। ठीक, अंग्रेजी में कहे तो क्या? सेल्फ इंडिपेंडेंस। अगर अंग्रेजी में से ही बोले तो सेल्फ इंडिपेंडेंस। लेखक का निष्कर्ष है कि निर्धारित आत्मबंधन फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाता है। लेखक का निष्कर्ष है कि लेखक कहते हैं कि यहाँ पर पुस्तक लेखक का निष्कर्ष क्या है? लेखक का निष्कर्ष है कि निर्धारित आत्मबंधन फल है जो से चरितार्थता की ओर ले जाती है। मनुष्य की चरितार्थता किस में है? प्रेम में है, त्याग में है, मैथिली में है, करुणा में है, इन सब में है। नख बनाने उन्हें काटने में नहीं है। ठीक, अब इसका आंसर यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर समझ गए आप? इसका आंसर एक बार फिर से हम बता दें कि देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्दों का अर्थ मीमांसा करते हैं। इंडिपेंडेंस का अर्थ किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता का अर्थ क्या है? अपने ही अधीन रहना। स्वाधीनता का अर्थ क्या है? अपने ही अधीन रहना। और इंडिपेंडेंस का अर्थ किसी की अधीनता का अभाव है। ठीक, ये तो समझ गए। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते। लेखक का निष्कर्ष है कि निर्धारित आत्मद्वंद फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, त्याग में है। ठीक, इसका आंसर हो गया 9 नंबर। अब चलते हैं प्रश्न। और यदि आपको प्रश्न समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बीच भी शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको यदि कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो, आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न में लिखा गया है कि लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि मनुष्य की बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय। लेखक ने कौन से प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? ये जो बंदर है वो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, इसका अभिप्राय स्पष्ट करें। और ये पोस्ट नंबर प्रश्न है, जैसा कि हमको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि हम पोस्ट नंबर वाले प्रश्न का 2-3 वीडियो लाएंगे अलग से और उसमें सब कंप्लीट कर देंगे। और इसमें हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन के नजरिया से इसका आंसर दे रहे हैं, तो अब देख लीजिए। इसका आंसर लिखेंगे मैं तो ऐसा नहीं मानता कि जो कुछ हमारा है, जो कुछ हमारा विषय उससे हम चिपके। लेखक कहते हैं कि हम नहीं मानते कि जो कुछ हमारा पुराना है और जो कुछ हमारा विशेष है वो हमारे विशेष उससे हम चिपके हैं। जैसे बहुत आदमी देखते हैं कि कोई चीज़ पुराना है, मतलब कोई चीज़ पुश्तैनी नहीं है तो उससे, और जो विशेष है उससे चिपके ही रहते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, यानी पुराने का जो मोह होता है उस सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाले बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। लेखक का अभिप्राय है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यानी जो सब पुराने तो वो अच्छे ही नहीं होते, और जो सब नए होते वो खराब नहीं होते हैं। ठीक, सब पुराने अच्छे ही नहीं होते और सब नए यहाँ पर होगा, सब नए खराब नहीं होते। यहाँ पर नए होगा, आप नए कर लीजिएगा। ये शायद PDF में भी गलती आप कर लीजिएगा। ठीक, और ये एक ऑब्जेक्टिव बनता है, ये किसने कहा था? ये कालिदास ने कहा था, अब याद रखिएगा। ठीक, और इसका आंसर लिख दिया कि लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। और इसका आंसर क्या लिखेंगे? मैं तो ऐसा नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है उससे हम चिपके ही रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते है। लेखक का अभिप्राय है कि सब पुराने अच्छे नहीं तो सब नए खराब नहीं होते। ठीक, अब देखते हैं 10 नंबर प्रश्न की। 10 नंबर प्रश्न कहता है स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताते हैं? जो स्वाधीनता शब्द है उसका सार्थकता यानी उसका अर्थ लेखक क्या बताते हैं? लेखक के अनुसार स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना है। स्वाधीनता का क्या अर्थ है?
स्वाधीनता का अर्थ है अपने ही अधीन लाना, अपने ही अधीन लाना, ठीक। जिसमें स्व का अर्थ क्या है, स्व का बंधन है अबस, स्व का बंधन अबस, और अंग्रेजी में कहे थे सेल्फ इंडिपेंडेंस। ये प्रश्न पीछे भी देखे थे। अगर प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया। निबंध में अब यदि आप पढ़ेंगे यह है निबंध है, यह है कि एक ललित निबंध है, ठीक। इसमें एक बूढ़े का जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े कथनों की सार्थकता क्या है। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे लेखक महोदय ने एक ऐसे बूढ़े का जिक्र किया है, लेखक महोदय जो है वो एक ऐसे बूढ़े आदमी का जिक्र करते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव कुछ शब्दों में व्यक्त करता है। वो अपने पूरी जिंदगी में जो कुछ अनुभव किया वह कुछ शब्द में व्यक्त कर लेता है, यानी कुछ शब्द में बता देता है, ठीक। मनुष्य को सावधान करता है जो इस प्रकार है, बाहर नहीं भीतर की। आदमी को सचेत करना, भी सचेत हो जाइए। बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, लोक के लिए कष्ट सहो, यानी आदमी के लिए कष्ट सहो, ठीक। ऐसा ही वो बताएं, वो बूढ़ा आदमी वो जो थे वो जिंदगी के अनुभव, यानी वो जिंदगी में जो कुछ अनुभव किए वो कुछ शब्दों में हमें बता रहे थे। और वो बताए हैं कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, मिथ्या तो झूठ को हटाओ, लोक के लिए कष्ट सहो, यानी आदमी के लिए कष्ट हो, ठीक। अब 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। पुराने शास्त्रों के इस अनुभव को आप कैसे आस जागती है। जो पुरानी शास्त्रियों वो कहते हैं कि मनुष्य का जैसे एक दिन पूछ झड़ गया था उसी तरह मनुष्य का नाखून भी झड़ जाएगा। इसका कैसे आस जाते हैं लिखा पुरानी शास्त्री, ये पुरानी शास्त्री गलती लिखा गया, पुरानी शास्त्री ऐसे लिखा है, ठीक। अच्छे देख लीजिएगा, पुरानी शास्त्री ऐसे लिखा है, ठीक। ऐसे नहीं लिखा था तो इसलिए हम सीधा लिख दिए, ठीक। इसका लिखेगा कि पुरानी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन, पुराने शास्त्रियों का अनुमान है कि एक दिन मनुष्य के पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आस जागती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा, मनुष्य पशुता की पूर्णता त्याग कर पूर्ण पे मौन बन जाएगा। ये जो पुराने शास्त्री हैं इनका अनुमान है कि एक दिन मनुष्य का नाखून भी झड़ जाएगा, और लेखक कहते हैं कि और जब मनुष्य का नाखून झड़ जाएगा तो वह पूर्णतः मानव बन जाएगा। 13वां प्रश्न है कि सफलता और चरितार्थता शब्द में लेखक की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। यानी ये जो शब्द है, ये शब्द है सफलता और ये शब्द है चरितार्थता। इसमें जो लेखक है इसमें किस अर्थ में भिन्नता प्रकट करते प्रतिपादित करते। इसका आंसर कहेंगे सफलता और चरितार्थता में अंतर है, बहुत अंतर है। मनुष्य मॉडर्न शास्त्रों में संचयन से, बाह्य उपकरणों से, बहुमूल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिससे उसने बड़े नाम से आडम्बर। लेखक कहते हैं कि जो मनुष्य है वो मेहनत करे, यानी और उपकरण की सहायता से, हम बाह्य उपकरण की सहायता से वह उस आडंबर वह सफलता को भी पा सकता है। परंतु मनुष्य की चरितार्थ अपने प्यार में, मनुष्य की चरितार्थ किसमें है, प्यार में है, मैत्री में है, त्याग में है, ठीक। इन सभी मनुष्य की चारित्रता इसको पाने का उसमें झलक है, इन सभी पाने का वह चाह लगता है। नाखून को काट देना उन स्व निर्धारित आत्म फल है जो चरितार्था की ओर ले जाता है। मनुष्य जब नाखून काटता है तो उसे किस ओर ले जाता है, प्रकृति चरितार्थता की ओर ले जाता है, ठीक। इसका आंसर ये यही है। आप इसको PDF लेकर इसे आप देख लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और इस सभी को कम, ऐसा नहीं कि ध्यान ही नहीं दीजिएगा। अभी ये प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, ये देखिएगा कि स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए, इसका व्याख्या करना। पहला है कि काट दीजिए, वह चुपचाप दंड स्वीकार कर लेगा, निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते से अपराधी, यानी नाखून को काट दीजिए, वह चुपचाप वह दंड स्वीकार, चुपचाप वह कट जाएगा। लेकिन जैसे देखने अपराधी वह जब एक बार जेल से छूटता है पुनः फिर अपने पुराने के भांति वह अपना काम करने लगता है, ठीक। इसका व्याख्या लिखेंगे। सबसे पहले इसका पता बताएंगे कहाँ से आया। यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदवरी भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से ली गई है। इन पंक्ति के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जो बिटिया नाखून जब उनकी बिटिया सवाल पूछते हैं तब लेखक इस पर चिंतन मनन करने लगते हैं। इस छोटे से सवाल के बीच भी यह पंक्ति जब यह छोटे सवाल पूछी थी इसके बीच ही यह पंक्ति विद्यमान है, यह पंक्ति है जो लेखक के चिंतन से उभर कर आई है। यानी लेखक जब चिंता किए, इस पर मनन किए, तब यह पंक्ति आई। उसके बाद मनन पर आई कि नाखून ठीक वैसे ही बढ़ते हैं जैसे कोई अपराधी चोरी करने लगता है और काट दिए जाने पर पुनः बेहाय की तरह बढ़ जाता है, इसे तनिक भी लाज शर्म नहीं आती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक अपराधी बार बार सुधरने की कसम खाता है, जो अपराधी होता है वह बार बार कसम खाता है कि हम सुधर जाएंगे, वादा करता है, किंतु थोड़ी ही देर बाद वह पुनः वैसे ही करने लगता है। जैसे मान लीजिए एक बार कोई अपराधी जेल गया, फिर वह छूटा, फिर वह कहता है कि
सर हम चोरी नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, कसम खाता है, लेकिन वह फिर चोरी करने लगता है, फिर अपराध करने लगता है। ठीक, ऐसा आंसर है। अब यहाँ पर व्याख्या में दूसरा है कि मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। लेखक जो है वो कभी कभी जब मनुष्य के नाखून की ओर देखने तो वह निराश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये लिखेगा, इसका व्याख्या करना लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के नाखून की बढ़ते शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पंक्ति का आशय है कि मनुष्य की बर्बरता से जुड़ा है, यानी मनुष्य की दुर्दांत विवशता से जुड़ा है। अपने निबंध में लेखक यह बताता है कि मनुष्य की नाखून उसकी भयंकरता का प्रतीक है। उसका जो नाखून है, वह भयंकरता है, उसका विनाश का प्रतीक है। मनुष्य अपने संघार से स्वयं लिप्त है। उदाहरण हिरोशिमा पर बम, जब हिरोशिमा पर बम गिरा तो आप देखे कितना नुकसान हुआ। और ये जो नाखून है ये उसकी बड़म्बलता का ही निशान है। ये जो बड़म्बलता इसी का निशान है, उसे नष्ट करने का ये निशान है। आप इसको बढ़ा के लिख दीजिएगा, ये छोटा लिखा गया है। अब गौर नंबर सबसे लास्ट व्याख्या करने वाला है। इसके बाद एक और प्रश्न है कि ये व्याख्या यहाँ पर ये शब्द दिया गया कि कमबख्त नाखून बढ़ते तो बढ़े मनुष्य उन्हें काट देगा। बताया कि नाखून बढ़े तो बढ़े लेकिन मनुष्य उन्हें काट देगा। अब इसका पहले व्याख्या लिखेंगे, ये पहले कहाँ से लिया ये लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के नाखून की बढ़ते शीर्षक पाठ से ली गई है। इन पंक्ति के माध्यम से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहने का आशय है कि मनुष्य अब सब बहुत संवेदनशील होगा, मतलब आगे बढ़ गया और संवेदनशील हो गया, बुद्धिजीवी हो गया। वह नरसंहार का भी व्यक्ति रूप देख चुका है, उसे याद कर ही काम जाता है। मनुष्य जो है वो नरसंहार यानी विभिषता का भी रूप देख चुका है। और जब उसे हम याद करते हैं तो हमारा शरीर कांप जाता है। देखते हैं हिरोशिमा पर बम गिराया, नागासाकी पर बम, तो कितना भयावह दृश्य था। उसके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, अतः उससे निजात पाने के लिए वह सदैव सचेत होकर फूल पर कदम बढ़ा रहा है। अतः वह गलती को फिर दोबारा नहीं दोहराने के लिए उसे अब वह स्थिर सब काम कर रहा है। यानी वह काम नहीं करना चाहता, व्यवस्था का काम नहीं करना चाहता। वह अपने विध्वंसक रूप को छोड़कर असली मानव की ओर अग्रसर होना, यानी असली मानव वह बनना चाहता है। मनुष्य के इसी विवेकशील चिंतन और दूरदर्शिता की ओर ध्यान आकृत करते हुए लेखक यह बनता है कि कमबख्त नाखून बढ़े तो बढ़े, इससे चिंता नहीं, नाखून बढ़े तो बढ़े, इससे कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक, कहने का आशय है कि वह क्रूरता विध्वंसक रूपों को त्याग दे, यानी जो आदमी है यह विध्वंसक रूप को त्याग देने, यानी वह अब कोई गलत काम नहीं करेगा। ठीक, नहीं इसका आंसर हो गया। आप देखते सबसे लास्ट प्रश्न, और ये वीडियो लंबा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे देख लीजिएगा 1-2 बार, समझ जाइएगा। ठीक, अब इसका सबसे लास्ट प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की सबसे भारी विशेषता क्या? लेखक की दृष्टि में, लेखक की नज़र में हमारी संस्कृति जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ लिखेंगे इसका उत्तर में, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अपने आप के द्वारा लगाया गया बंधन, अपने आप के द्वारा लगाया गया बंधन जो है वह हमारी सबसे बड़ी विशेषता। ठीक, सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यही है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से है। यह जो विशेषता अपने आप द्वारा लगाए गए बंधन, यह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जाता। इसलिए यह जो बंधन है स्व का बंधन, इससे आसानी से हम नहीं छोड़ सकते। ठीक, और यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और इसमें 15 प्रश्न था, इसको हम देख लिए। ठीक, आसान भाषा में देखें, और आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा जरूर, और इसका PDF ले लीजिएगा और आप घर में इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस वीडियो में यहाँ तक ही रहने देता हूँ। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो में यहाँ तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।